बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूं। आज 21 जून और दिन है मंगल का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, एनआरओ 2+ दे दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आने वाले दिनों में क्या लाएमल होगा, इस पर तफसील से बात करेंगे। और फिर खान साहब ने एनआरओ 2+ के हवाले से क्या कहा, ये भी पॉइंट्स मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। सदर आरिफ अलवी ने भी कुछ बयान जारी किया। एनआरओ जो दिया गया, जो ऑर्डिनेंस भेजे गए दस्तखत करने के हवाले से, इन्हें वापस कर दिया क्या कहकर। और फिर एनआरओ 2+ के जो बेनिफिशरीज हैं ये कौन हैं और किस तरह पाकिस्तान के सियासी मसखरों को और मरूसी किरदारों को एनआरओ 2+ से फायदा पहुंचाया जा रहा है, इस पर तफसील से बात करेंगे। व्यूअर्स, ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में सियासतदानों को एनआरओ दिया गया हो। बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि एनआरओ है क्या। एनआरओ का मतलब है नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर, कौमी मफामती ऑर्डिनेंस, जिसके जरिए आपके गुनाहों को बख्श दिया जाता है। आपने कितनी बार पाकिस्तान के खजानों पर डाका मारा हो, आवाम का पैसा लूटा हो, करप्शन करके ये पैसा बाहर भेजा हो, जो इक्तदार में लोग होते हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर कोई आमिर हो मुशर्रफ साहब की शक्ल में, वो आपके गुनाहों को बख्श देता है। और इसकी बुनियादी वजह यह होती है कि बदले में आपको क्या दिया जाएगा। मुशर्रफ साहब ने मुतअद्दिद दफा ये कोशिश की और वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान में एक सियासी जमात बनाए और अपने आप को पॉलिटिकली बैप्टाइज कर ले। एक आमिर जिस तरह ऐवान में आता है इक्तदार के, अब उसकी ये कोशिश है कि वो इक्तदार के ऐवान में हमेशा रहे। फिर लोगों ने ये कहा कि वर्दी उतार दी जाए, आप सदर भी रहेंगे। एक धोखा दिया गया। और फिर मुशर्रफ साहब ने खुद ये कहा कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने नवाज शरीफ को और बेनजीर को एनआरओ दिया, यानी इनके गुनाहों को करप्शन की शक्ल में जो उन्होंने किए उन्हें मैंने माफ कर दिया, और ताकि तमाम सियासी जमातों को कौमी धारे में शामिल किया जा सके। काश उस वक्त इमरान खान साहब की जो पब्लिक स्ट्रेंथ है वो इस तरह की होती, तो शायद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मरूसियत खत्म हो जाती और एक नई ताकत जो इस वक्त हमें नजर आ रही है ये बहुत पहले उभर कर सामने आ जाती। व्यूअर्स, एनआरओ दिया जाता है, ये पहली दफा एनआरओ नहीं मिला। मैं अमेरिका गया और इसका आगाज उस वक्त हुआ जब बेनजीर मुल्क से बाहर थी। मेरी मुलाकात अमेरिका में एक फैमिली से हुई और इस फैमिली के बारे में मैं आपको बताता चलूं, जो हमारे अमेरिका में लोग बसते हैं, जो हमें सुनते हैं, वो बखूबी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो एक ब्रिज का काम करती है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाए तो मखसूस खानदान है जो अमरीकी हुकाम और पाकिस्तान की गवर्नमेंट सरबराहान के दरमियान एक ब्रिज बनाते हैं ताकि यहां की बात वहां और वहां की बात यहां की जा सके, पैगाम भेजा जाता है। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो व्हाइट हाउस के अंदर लॉबिंग करते हैं और इनका बुनियादी मकसद ये होता है कि आप अपनी मुल्क की बात को इक्तदार के ऐवानों तक पहुंचा सकें। और फिर सेनेटर्स के साथ मिलना, कांग्रेसमैन के साथ मिलना इसलिए किया जाता है कि आपकी आवाज ये लोग बन सकें, इन्फ्लुएंस कर सकें पॉलिसीज के ऊपर। और डिपेंड करता है कि वो घराना या वो फैमिली जिनकी मुलाकात पाकिस्तान के सियासतदानों से होती है वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। 2016 की ये बात है व्यूअर्स, मैं अमेरिका में था और ये हिलरी क्लिंटन का इलेक्शन है। और इस हिलरी क्लिंटन के इलेक्शन के अंदर उन्होंने पाकिस्तान से लोगों को बुलाया। हमने स्कैंटन पेंसिल्वेनिया, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और उन तमाम इलाकों का दौरा किया, शहरों में गए जहां पर पाकिस्तानी कम्युनिटी बसती है। मेरी मुलाकात एक खानदान से हुई। इस खानदान की अहमियत इसलिए भी है कि इनके घर में 250 से 300 अफराद एक वक्त में इकट्ठे हो सकते हैं। इनकी बेसमेंट इतनी बड़ी है, यानी वो घर कितना बड़ा होगा, एकड़ों में फैला हुआ है। जिस घर के अंदर अपनी झील हो, हेलीकॉप्टर हेलीपैड्स हो, तो आपको अंदाजा आप कर सकते हैं कि ये फैमिली कितनी बड़ी होगी। इस घर में मुतअद्दिद दफा अफ्तारियां भी अरेंज की जाती हैं रमजान के दौरान, ताकि पाकिस्तान का एक इमेज जो वेस्टर्न दुनिया है उस पर अयां हो सके और बताया जा सके कि मुसलमान किस किस्म के हैं। और फिर ये गैदरिंग का मकसद ये भी होता है कि पैगाम भेजा जा सके। इस खानदान ने मुझे बताया कि बेनजीर मुल्क से बाहर थी और ये खानदान यानी रिफत महमूद साहब का खानदान जो है, जो अमेरिका के लोग हमारे सुनने वाले हैं वो जानते होंगे इन्हें,
ये बेनज़ीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत करीब थे। बेनज़ीर रिफ़त महमूद के फैमिली टर्म्स उनके साथ थी और बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन इनके घर में भी जाते हैं और इन्होंने वहाँ की कम्युनिटी के लिए बहुत सारा काम किया, एक फंड रेजिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बेनज़ीर मुल्क से बाहर थी, तो बेनज़ीर ने इनको कहा कि मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में हैं, तो आप मेरी सुलह करवाने की बात आगे बढ़ाएं। अब मुशर्रफ साहब का जब भी अमेरिका जाना होता तो यही खानदान आपको होस्ट करते हैं, जरदारी साहब को भी ये खानदान होस्ट करते हैं, तो ये एक ताल्लुक था। बेनज़ीर साहिबा उस कमरे में मौजूद थी जहां पर मुझे विजिट करवाया गया और साथ में मुशर्रफ साहब भी उसी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेनज़ीर ने मुशर्रफ साहब की तरफ देखते हुए कहा कि आप इन्हें कहें कि मुझे मुल्क में वापस आने दें, मैं पाकिस्तान वापस आना चाहती हूँ। व्यूअर्स, ये वो दिन है जब बेनज़ीर दुनिया के थिंक टैंक्स में जाकर, अमरीकी थिंक टैंक्स में जाकर अपना मौक़िफ़ पेश कर रही थी और अपने आप को पिच किया जा रहा था ताकि कोई कमीशन कर सके, यानी अपनी सलाहियतें, अपनी सर्विसेज दुनिया के प्लेटफॉर्म पर रखी जा रही थी, लॉबिंग की जा रही थी कि आप किस किस्म के हुक्मरान हैं और पाकिस्तान में अगर आपकी हुकूमत वापस आ जाती है, मुशर्रफ साहब के साथ कोई साजबाज हो गया जिसका जिक्र अमरीकियों ने खुद अपनी किताबों के अंदर किया कि किस तरह इनकी सुलह करवाई गई, तो हम आपका एजेंडा लेकर आगे बढ़ेंगे, हम आपका एजेंडा लेकर पाकिस्तान में हुकूमत भी करेंगे और आपकी बात भी मानी जाएगी। तो बिला आखिर हुआ ये कि अमेरिका के प्रेशर के ऊपर और इन खानदानों ने जिन्होंने एक ब्रिज का काम किया मुशर्रफ साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करीब लाने में, बात मान ली गई और फिर इन्हें एनआरओ मिल जाता है, यानी आपके गुनाहों को बख्श दिया, आप पाकिस्तान आ जाएं। और ये वही काम है जो बिलावल जरदारी ने भी किया। अमेरिका साहब गए, सीवी लेकर थिंक टैंक से मुलाकातें होती रही, अमरीकियों से मिलते रहे ताकि वो आलाकार बन सकें। और याद रखिएगा, जब कोई यंगस्टर हो तो इन्वेस्टमेंट दूर की होती है, करीब की नहीं होती। और कोई शख्स आपकी बात की नफी करता रहे, इमरान खान की शक्ल में आपकी पॉलिसीज के रास्ते में रुकावट बन जाए, तो इन्वेस्टमेंट करने वाला जरूर सोचेगा कि यार मैंने उस शख्स पर इन्वेस्टमेंट करनी है जो मेरी हाँ में हाँ मिलाए, ऐसा शख्स नहीं मुझे चाहिए, ऐसी शख्सियत से मुझे दूर रखा जाए जो मेरे मफादात की तकमील नहीं कर सकता। तो खान साहब की जंग ये थी। एनआरओ मिल जाता है और व्यूअर्स, एनआरओ जब दिया गया, इस एनआरओ ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इस वक्त मुल्क के अंदर दूसरा एनआरओ दिया जा रहा है और बाज लोग शायद ये कहते हैं कि ये एनआरओ 2 है। मैं बार बार कहता हूं कि ये एनआरओ 2 नहीं है, ये एनआरओ प्लस है, बल्कि प्लस प्लस है, क्योंकि इसमें किसी एक जमात को नहीं नवाजा गया, हर उस गद्दार को नवाज दिया गया जिसने पाकिस्तान की फौज को गालियां निकाली, हर उस शख्स को बख्श दिया गया जो ये कहता था कि आपके टैंकों को जंग लग जाएगा, हर उस कुवत को अपनी कुवत बना लिया गया जो कभी आपके खिलाफ जो है उसने महाज क्रिएट किया हुआ था। आज पाकिस्तान के अंदर एनआरओ 2++ दे दिया गया। इसके चंद निकात में आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ मुल्क की वो जमात है जो इस वक्त स्टेक होल्डर है, इसके अलावा कोई जमात इसके अंदर शामिल नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब ये कहते हैं ना कि ये सिर्फ मैंने ठेका नहीं लिया हुआ कि वो करप्ट नासिर जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं कि मैं उनके खिलाफ जाऊं, बल्कि ये हर उस इदारे का काम है, हर उस फर्द का काम है कि वो सड़कों पर निकले और इमरान खान की आवाज में आवाज मिलाए और ताकत बने इन लोगों के खिलाफ जो किसी और की जंग लड़ रहे हैं। और ये जंग हमारी नहीं बल्कि साजिश और मुदाखलत के जरिए हम पर मुसल्लत कर दी गई है ताकि हम इन किरदारों के जरिए, इन मीर जाफरों के जरिए के खिलाफ जो है ये जंग लड़ सकें। अब क्या कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, मौकिफ अपनाया जा रहा है। मौकिफ क्या है कि इसको चैलेंज किया जाएगा पाकिस्तान की अदालतों में। मैंने आपको अपने पिछले शो के अंदर खबर दी थी कि इनकार हो गया है नवाज शरीफ साहब को, बेटी को भी इनकार कि भाई अगर आपने अपने केसेस का फैसला करवाना है तो हमसे कोई उम्मीद ना रखिएगा, बल्कि आप अदालतों में जाएं और अदालतों के सामने अपना मुद्दा पेश करें, दलाइल दें और फिर देखा जाएगा। हमसे किसी खैर की आपने तवक्को नहीं करनी। अब व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा इन तमाम कवानीन के हवाले से, क्योंकि याद रखिएगा वो केसेस जो अदालतों में चल रहे थे, एक खतरा, एक इंडिकेटर सामने आता है अदालतों के सामने कि शक है कि शायद इन तमाम केसेस की फाइल्स को गायब कर दिया जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह
होता रहा। आसिफ अली जरदारी के केसेस में, स्विस बैंक्स के केसेस में, नैब के तहखानों में रिकॉर्ड खत्म हो जाता है, बंदे दुनिया से चले जाते हैं, लोग मट्टी हो जाते हैं इनके केसेस भी साथ लेकर, और ये एक तरीका वारदात है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई एक्शन लेगी, ये बड़ा सवाल है। व्यूअर्स, प्रोग्राम की शुरू में मैंने आपके सामने एक जुमला कहा कि फायदा किस किस को पहुंचेगा, ये तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, सब ने NRO 2 ले लिया है और डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। नैब कवानीन में तब्दीली के हवाले से ये दूसरा NRO है जो शरीफ और जरदारी फैमिली रियासत से ले रही है। हम पूछ रहे थे, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वजह क्या थी, कि खुर्रम दस्तगीर ने बता दी। अब खुर्रम दस्तगीर साहब हीरो बनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने आए हैं और ये कौम के हीरो हैं, क्योंकि इन्होंने सारी साजिश का जो मरकज था, जो न्यूक्लियस था, वो कौम के सामने रख दिया। उन्होंने पहला NRO मुशर्रफ से लिया, दूसरा रियासत से ले रहे हैं। मुशर्रफ दौर में जितने केसेस थे NRO 1 के तहत माफ हो गए। मैंने आपको सारी कहानी जिसका आगाज अमेरिका से होता है वो आपके सामने रख दी। और आपको बता दें कि जरदारी साहब के अकाउंट से 5,000 करोड़ निकले, तो उन्होंने बताना है कि वो कैसे आए। लेकिन अब ये सेक्शन खत्म कर दिया, यानी अगर आपके अकाउंट से पैसे निकलते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि इरफान हाशमी साहब आपके अकाउंट में पैसे आए, बताएं तो सही जराए क्या थे। लेकिन अब सेक्शन जिसका जिक्र किया गया है ये खत्म कर देने से अब ये भी प्रेशर और ये भी नैब ने बताना है कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन की, आपकी इन्वेस्टिगेशन में पैसे कहां से आए। कवानीन में तरमीम की तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बैरून मुल्क से कोई सबूत क्रिएट हुआ, इस पर नैब कुछ नहीं कर सकेगा। मिसाल के तौर पर बरतानिया में पैसा, ये नेस्कोल और ये जितने भी जिस ऑफशोर कंपनीज बनाकर और जितनी भी कंपनीज के नाम एवनफील्ड की प्रॉपर्टीज थी, और ये फॉरेन ममालिक यानी फॉरेन सॉइल के ऊपर अगर ये सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। अगर बरतानिया में कोई शख्स करप्शन करके पैसा यहां पर लेकर आता है, तो फिर पाकिस्तान अगर आप ये सबूत लेकर जाते हैं जो एसेट रिकवरी यूनिट करता रहा, तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि नवाज शरीफ साहब को नवाजने के लिए किस तरह का काम किया जा रहा है। वो लोग जो कहते थे कि एक धेले की करप्शन, आपने कानून ही बदल दिया, आपने जो गेम खेल रहे थे उसके कवानीन ही चेंज कर दिए कि कोई आपसे पूछ ना सके कि आप किस तरह का ये करप्शन, ये पैसा कहां से आया और कहां जा रहा है। व्यूअर्स, वही बताएंगे कि ये पैसा कैसे आया, और अब सेक्शन खत्म कर दिया और ये भी नैब पर डाल दिया गया। अच्छा, अब इस पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, बैरून मुल्क से कोई सबूत क्रिएट हुआ, इस पर नैब कुछ नहीं कर सकेगा। सेक्शन 21G को उन्होंने तब्दील कर दिया। ये भी शिके हैं जो इस कवानीन के हवाले से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब जरदारी या शरीफ फैमिली अपने नामों पर असासे नहीं रखेंगे, ये लोग दूसरों के नामों पर रखते हैं। मकसूद चपड़ासी वाला, मकसूद चपड़ासी, पापड़ वाला, फलूदे वाला, या इस जैसे कई किरदार जो हैं वो अब जन्म लेंगे। नैब कवानीन के सेक्शन 9 में तरमीम की गई। मरीम नवाज का एवनफील्ड का केस भी खत्म हो रहा है, याद रखिएगा। सेक्शन 14 के तहत मनी ट्रेल देना थी, ये शर्त खत्म कर दी गई। अब ये जो नवाज शरीफ साहब कहते थे ना कि ये हैं वो जराए, और मेरे मरहूम वालिद ने एक मिल बनाई, बहुत ही जद्दी पुश्ती, हम अमीर थे। यानी देखें, एक खानदान को नवाजने के लिए इस मुल्क के साथ कितना जुल्म किया गया। ये पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से कोई पूछे कि आपने जो इन्हें मौका दिया, आप जो मईशत की बात करते हैं कि मुल्क को नुकसान होगा, आप सरहदों की बात करते हैं कि दुश्मन घात लगाकर बैठा हुआ है, आप अपनी बात करते हैं कि हमारे खिलाफ एक जबरदस्त किस्म का सोशल मीडिया पे प्रोपागेंडा किया जा रहा है। ये वतन आपका भी उतना है जितना मेरा है और जितना पाकिस्तानियों का है, इसकी हिफाजत करना आपका काम था। एक मुल्क को, एक आपकी सरजमीन को कोई लूटता है, नोचता है, कई दहाइयों तक खानदान के खानदान इस मुल्क को लूट कर खा गए, और आप उनसे कुछ नहीं पूछते बल्कि उनको मौका फराहम किया। आप किससे सवाल करेंगे कि आपकी शान में अगर कोई बात की जाए तो आप कहते हैं कि जनाब आपने गद्दारी कर दी, आपने पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ उनका मोराल डाउन कर दिया। 22 करोड़ अवाम के मोराल का क्या है? ये ताकतों से सवाल होना चाहिए व्यूअर्स। आप अदब का दायरा इख्तियार करें, उसमें रहते हुए सवाल करें, अदब से करें,
गुस्से से करें, लेकिन सवाल तो ये बनता है कि पाकिस्तान की आवाम का क्या कसूर है कि इन जैसे नलायकों को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये आलाकार हैं, इनसे जो कुछ करवाना चाहें आप करवा सकें, क्योंकि इनका यानी तोते की जान जो है, इनकी जान तोते में है और तोता किसके पास है ये पाकिस्तान की कौम आप जान चुकी है। मनी ट्रेल का जिक्र आपसे नवाज शरीफ साहब से अब नहीं पूछा जाएगा। फिर एक केस चला जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से, उसका भी नहीं पूछा जाएगा। फिर ये लिखा गया, यानी उस वक्त कहा गया था कि जजेस से आप नहीं पूछ सकते ये पैसा कहां से है। अब आप सियासतदान से भी नहीं पूछ सकते कि ये पैसा कहां से है। एवन फील्ड का क्या हुआ कोई नहीं पूछ सकेगा। अब और 6 माह में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, सेक्शन 18C को तब्दील कर दिया गया। अब नैब FIR नहीं कर सकेगा और 6 माह में इंक्वायरी रिपोर्ट फाइनल नहीं होती तो केस खत्म कर दिया जाएगा। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी ये व्हाइट कॉलर क्राइम जो होता है ना व्यूअर्स, ये पाकिस्तान को डुबोने वाला है। इन क्राइम के अंदर साल लग जाते हैं इंकशाफात करते हुए, साल लग जाते हैं एविडेंसेस इकट्ठे करते हुए, फिर उनकी जरा होती है। इतनी देर में बंदा जो है वो दुनिया से चला जाता है। डॉक्टर रिजवान मकसूद मलिक साहब या फिर कोई और जो खुदकुशी करके इस दुनिया से चला गया, ये लोग दुनिया से चले जाएंगे लेकिन इनके केसेस वहीं के वहीं रहेंगे। 6 माह में इंक्वायरी रिपोर्ट फाइनल नहीं होती तो केस खत्म कर दिया जाएगा। नैब को FIA की तरह इंटीरियर मिनिस्ट्री में डाल दिया गया, यानी राना सनाउल्लाह साहब ही इसका फैसला जो वो करेंगे। अच्छा, 1200 में से 1100 अरब के केसेस नैब से निकल गए और इस पर आपको जो कमांडर इन चीफ हैं सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, उनके हवाले से भी मैं बात बताऊंगा। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मुलजमों ने खुद मुदई बनकर फैसला कर लिया और आसिफ जरदारी, ये नाम सुनते जाएं, बिलावल जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनके अहले खाना जिसमें नुसरत बेगम है, सुलेमान शहबाज हैं, अली इमरान है, राबिया इमरान, मरीम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक और राजा परवेज अशरफ, सबको NRO2 मिल गया। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स हैं जिसके बारे में रावी जो है वो खामोश है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है और अब देखते हैं कि यौम स्याह क्या वाकई इस स्याही को जो अदालतों के चेहरे पर पाकिस्तान की फौज के जो इस वक्त हालात हैं और जिस तरह हालात क्रिएट किए गए फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ये स्याही तारीख से मिटाई जा सकेगी या नहीं मिटाई जा सकेगी। कवानीन में तरमीम से जराइम पेशा माफिया को NRO2 दिया गया, ये इमरान खान साहब कहते हैं। और उन्होंने क्या कहा कि कवानीन में तरमीम से जिन लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है हम खूब जानते हैं। PDM का हुकूमत में आने का वाहिद मकसद खुद को NRO दिलाना था। नए नैब कवानीन के तहत अब ज़ेर तफ्तीश जो केसेस हैं वो जिसमें 1100 अरब की फिगर कोर्ट की वो बाहर हो जाएंगे। कवानीन में तरमीम से जराइम पेशा माफिया को NRO2 दिया गया। तारीख इन तमाम लोगों को ना भूलेगी और ना ही माफ़ करेगी। तारीख उन्हें माफ़ नहीं करेगी जो साजिश का हिस्सा और इन्हें कामयाब बनाया। और जिन लोगों ने चोरी की है हम उनको माफ़ नहीं करेंगे। ये तमाम बातें खान साहब ने कही। और फिर आखिर में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने क्या लिखा, वो ये कहते हैं, उन्होंने 2022 जो एहतसाब तरमीमी बिल था इसे बगैर दस्तखत किए हुए वापस कर दिया। वो ये कहते हैं कि मेरा ज़मीर मुझे इस बिल पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं देता। उन्होंने कहा कि कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2022 बगैर दस्तखत इसलिए वापस कर रहा हूं कि मेरे ख्याल में पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल एक सही फैसला नहीं है और मेरा ज़मीर मुझे इस बिल पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं देता और ना ही मैं इस पर करूँगा। कौमी एहतसाब बिल तरमीमी बिल से कानून के लंबे हाथों को मफलूज करके बदउनवानी को फ़रोग़ हासिल होगा। ये बिल बदउनवानी अनासिर के लिए वाज़े पैगाम है कि वो किसी को भी जवाब दे नहीं और बिला खौफ व ख़तर लूट मार जारी रख सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अवाम में दो राय नहीं पाई जाती बल्कि बदउनवान अनासिर ने बेतहाशा दौलत इकट्ठी कर रखी है। कमज़ोर आदमी मामूली जराइम पे भी पकड़ा जाएगा जबकि बासरत बदउनवान अनासिर को कौम का खून चूसने के मकरू अमल की खुली आज़ादी मिलेगी। एहतसाब का अमल कमज़ोर करना ना सिर्फ खिलाफ आइन बल्कि बुनियादी हकूक़ के भी खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि खलीफा सानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक वाक़े का हवाला दिया। उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने चादर के लिए इजाफी कपड़ा कैसे हासिल किया।
माली जराइम में मनी ट्रेल फराहम करने की जिम्मेदारी मुल्ज़िमान पर आयद होती है। अब ये हवाला दिया गया है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कि जब आपसे पूछा गया तो आपने जवाब दिया। और फिर ये एक बड़ी मिसाल है जिसको कोट किया जा रहा है, और हम जो है वो बिल्कुल 90 एंगल जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जो है जा रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि टैक्स चोरी जराइम और बदमानी से हासिल किया जाता है। बदमानी नासिर कोई ऐसा निशान नहीं छोड़ता जिसका खोज लगाया जा सके, जिसकी व्हाइट कॉलर की मैंने आपको एग्जांपल दी। दुनिया भर के ममालिक व्हाइट कॉलर क्राइम पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। FATF भी ऐसी मिसाल है जो मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए काम कर रहा है। याद रखिएगा, अगर इसको इस तरह डील किया गया तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्या ब्लैक लिस्ट में जाएगा। मुल्जिम को ज़राए आमदन पर सबूत पेश करना होते हैं, सबूत देना होते हैं कि जायदाद या दौलत कहां से और कैसे हासिल की। दौलत की मलकियत साबित करना इस्तिगासा की, जबकि ज़राए साबित करना मुल्जिम की जिम्मेदारी है। नामालूम ज़राए से दौलत का हसूल पाकिस्तान में एक जुर्म था। इन तरामीम से इस तस्वुर को कमजोर करके काफी हद तक गैर मौसर बना दिया गया। व्यूअर्स, मैं आपको आखिर में, चूंकि ये काफी सारी बातें हैं और ऑब्वियसली इसमें कुरान और सुन्नत के अहकामात और फिर दूसरी तरफ जो रेफरेंसेस दिए गए सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की तरफ से, बरतानिया के अंदर अगर आपके अकाउंट के में पैसे या अमेरिका में पैसे अकाउंट में कोई आते हैं तो फिर आपसे ये सवाल किया जाता है कि आप इसके लेजिटिमेट सोर्स बता दें। आप इवन के वो लोग जो अपना टैक्स खुद देने के जिम्मेदार हैं, जब उनके अकाउंट में भी पैसा आता है तो बाकायदा वो रसीदें दिखाते हैं कि हमने एक साल के अंदर इतने पैसे हमें फलां अकाउंट से आए और इसके बदले हमने इतना काम किया। यानी बाकायदा तौर पर आपको सबूत देने पड़ते हैं ताकि उसके ऊपर टैक्स जितना लगेगा, जो आपके अखराजात हैं उसको अलग करके, जो आपकी इनकम होती है, जो टेक होम मनी है, उसके ऊपर पैसे आपको बतौर टैक्स अदा करने पड़ते हैं। बरतानिया के अंदर आपको याद होगा एक कैरेक्टर हैं अली इमरान साहब, जिनका नून लीग से ताल्लुक है, और उनके अकाउंट में धड़ाधड़ पैसे आ रहे थे। और फिर BBC ने एक पूरी एक स्टिंग ऑपरेशन किया जहां से वो पैसे बनाते थे, किस तरह बनाते थे। फिर उनसे पूछा गया कि तुम्हारे अकाउंट में ये पैसे कैसे आए, किस कॉलेज में काम करते हो, किसके लिए काम करते हो। तो फिर उसके जवाबात अली इमरान के पास नहीं थे, और फिर टैक्समैन ने उनको पकड़ा, केस चल रहा है। तो ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि उनके पास जवाज नहीं है। अगर मेरे पास बरतानिया के अंदर एक आलीशान महल हो तो मुझसे सवाल किया जाएगा कि पैसे जब आपके अकाउंट में आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं। आप बरतानिया से पैसा बाहर भेजते हैं 5,000 पाउंड से ज्यादा, तो आपसे जो करेंसी एक्सचेंज वाले हैं या फिर जो सर्विसेज यहाँ पे हैं, बैंक आपसे पूछता है कि जाएं अपनी बैंक स्टेटमेंट लेकर आए। 5,000, ये मैं 5 करोड़ की बात नहीं कर रहा, 5,000 पाउंड की बात कर रहा हूं। और वो आपसे लोग सवाल करते हैं कि ये पैसा कहां से आया, बैंक स्टेटमेंट लेकर आए। व्यूअर्स, कौमें इस तरह बनती हैं, इस तरह नहीं बनती कि आज आप चोरों को खुली छुट्टी दे दें और फिर कोई आपसे सवाल करे तो आप कहें कि ये मुल्क के साथ गद्दारी है। जिन्होंने गद्दारी की है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। याद रखिएगा कि पाकिस्तान की आवाम और ये वक्त इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। वक्त बदल जाएगा, कुछ दिनों की बात है, अच्छे दिन आने वाले हैं और इन दिनों में यकीनन साथ या मजबूती से कहना चाहिए कि उस सूरत में होंगे जब आप लोग अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे, खुसूसन वो लोग जो कभी वोट नहीं डालते। क्योंकि अगर आपने भी निकल कर बाहर वोट डाल दिया तो खान साहब को सादी अक्सर नहीं बल्कि 2/3 अक्सर जो मिल जाएगी। रिजल्ट के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ज़िमनी इंतखाबात में आपने देखा कि टर्न आउट बहुत कम रहा, लोगों ने ख्याल ही नहीं किया। तो ये एक छोटी सी मिसाल है, याद रखिएगा। व्यूअर्स, आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।